हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं भय कुमार क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पार्ट 7 में मैंने इस चैप्टर का वीडियो नंबर 7 में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम तथा इसका अनुप्रयोग 1। एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग कर किसी अनंत लंबे धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। इन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर अर्थात एम्पियर का परिपथीय नियम तथा इसका अनुप्रयोग 1, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, इन दोनों को मिलाकर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में बराबर पूछे जाते हैं। अलग से भी एम्पियर परिपथीय नियम क्या है या एम्पियर का परिपथीय नियम को लिखें, स्टेट एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। इसको लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि 2 अंक का होता है, उसमें भी प्रायः पूछा जाता है। तो सबसे पहले एम्पियर का परिपथीय नियम को जाना जाए। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? तो किसी बंद लूप या बंद घेरा या बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश बी वेक्टर कैपिटल बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, अर्थात पूरे बंद लूप पर समाकलन बी वेक्टर बी सदिश डॉट डीएल सदिश, इसे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहा जाता है। इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप, पूरे बंद लूप पर समाकलन बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र है और डीएल वेक्टर एक अल्पांश सदिश है, एक अल्पांश लंबाई है और उसकी दिशा निर्धारित है, तो अल्पांश सदिश हो गया। बंद लूप का एक छोटी सी लंबाई अल्पांश लंबाई और उसकी दिशा निर्धारित हो तो अल्पांश सदिश होगा। तो पूरे बंद लूप पर समाकलन दे करके सर्किल दे दिया गया, वृत्त दे दिया गया, माने पूरे बंद लूप पर समाकलन है। समाकलन का मतलब योग होता है, समेशन। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाएगा चुंबकीय, पूरे बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का बी सदिश का रेखीय समाकलन, अर्थात इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप, पूरे बंद लूप पर समाकलन बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है अदिश गुणन डीएल वेक्टर, उस लूप में निहित क्षेत्रफल या उस लूप में निहित क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा या उस बंद लूप से गुजरने वाली विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। अर्थात इसे गणितीय रूप में लिखा जा सकता है, पूरे बंद लूप पर समाकलन, इंटीग्रेशन का संकेत लिख करके इस इंटीग्रेशन के संकेत को लॉन्ग एस पढ़ा जाता है, क्योंकि समाकलन का अर्थ होता है समेशन, योग, और सम को चूँकि एस लेटर, सम का जो इनिशियल लेटर है, प्रारंभिक शब्द है, वह क्या है? एस है। तो समाकलन का संकेत लॉन्ग एस, ये संकेत है। समाकलन के इस संकेत को लॉन्ग एस कहा जाता है। और पूरे बंद लूप पर, पूरे बंद घेरे पर या पूरे बंद परिपथ पर चूँकि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, तो समाकलन का संकेत दे करके एक वृत्त उस पर एक वृत्त से उसे घेर देंगे। माने समाकलन के संकेत को बीच में एक वृत्त दे करके घेर देंगे और बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र है, डीएल वेक्टर अल्पांश सदिश है, उस बंद लूप का एक छोटी सी लंबाई है और उसकी दिशा निर्धारित है, तो अल्पांश सदिश हो गया। तो यह पूरे बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा और यह किसके इक्वल होगा? यह होगा उस बंद लूप के अधीनस्थ क्षेत्रफल या उस बंद लूप में निहित क्षेत्रफल या उस बंद लूप से गुजरने वाली विद्युत धारा का कितना गुना होता है? μ0 गुना होता है, बराबर μ0 गुने I। और इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है, जहाँ μ0 क्या है? निर्वात या शून्य या मुक्त आकाश की चुंबकनशीलता,
लिखें, इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है। जहां म्यू जीरो क्या है, म्यू जीरो बराबर निर्वात या मुक्त आकाश, अंग्रेजी में इसे वैक्यूम कहा जाता है। निर्वात या शून्य की चुंबकनशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम अंग्रेजी में कहा जाता है। निर्वात या शून्य की चुंबकनशीलता म्यू नॉट, और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर, या हेनरी प्रति मीटर जिसे संकेत में कैपिटल H स्मॉल m इन्वर्स -1, या टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर कैपिटल T m a -1 संकेत से सूचित किया जाता है। माने इसका निर्वात या शून्य की चुंबकनशीलता का मात्रक हो गया हेनरी प्रति मीटर या टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, और म्यू जीरो का मान कितना हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। इसे एक डायग्राम से भी समझा जा सकता है। एक बंद लूप सपोज करते हैं, एक बंद घेरा है या बंद परिपथ है, और इस बंद परिपथ में से होकर गुजरने वाली धारा इस बंद पथ या बंद लूप से के अधीनस्थ क्षेत्रफल, इस बंद लूप के द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा गया है उससे गुजरने वाली धारा कितनी है, धारा I है। तो इस बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन के लिए क्या करना होगा, किसी पॉइंट पर, मतलब इस बंद लूप के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B लिया जाए, जिसकी दिशा किसी बिंदु P पर सपोज किया जाए। इस बंद लूप के किसी बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इस वृत्त पर P बिंदु पर खींची गई, इस वृत्त के P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। मतलब चुंबकीय क्षेत्र, बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होता है, वह वृत्त के किसी बिंदु के स्पर्शवत होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, और उस दिशा में, उस मतलब B की ही दिशा में एक अल्पांश, एक छोटी सी लंबाई इस बंद लूप का लिया जाता है dl, और चूंकि दिशा इसकी B की दिशा में ही दर्शाया गया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये dl वेक्टर हो गया, ये dl सदिश हो गया, जहाँ dl क्या है, एक अल्पांश लंबाई है, बंद लूप की एक छोटी सी लंबाई dl है, और इसकी दिशा चुंबकीय P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो कि स्पर्शवत है, टेंजेंशियल है, उसी की दिशा में दर्शाई गई है। तो यहाँ पर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर और dl वेक्टर हो गया, क्योंकि dl के ऊपर भी सदिश दे दिए तीर का निशान, क्योंकि यह जो अल्पांश लंबाई है बंद लूप का उसकी दिशा भी दर्शाई गई है। तो B वेक्टर P बिंदु पर B वेक्टर और dl वेक्टर दोनों की दिशा क्या हो गई, समान हो गई, इसलिए दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। तो अब पूरे बंद लूप पर, यहाँ तो किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है, और चूंकि बंद लूप जो हमने लिया है वृत्ताकार लिया है, तो वृत्त का आकार, वृत्त क्या होता है, सममित होता है। सममित का मतलब वृत्त के केंद्र सिमेट्रिक, माने वृत्त के केंद्र से उसके परिधि के प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है। तो वृत्त सममित होता है, इसलिए वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर, इस वृत्तीय लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा, तथा दिशा वृत्त की परिधि के अनुरेख होगी, अर्थात वृत्त के स्पर्शवत होगी, जैसा कि यहाँ पर P बिंदु पर दर्शाया गया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अब पूरे बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कैसे मालूम होगा, तो उसके लिए समाकलन का चिन्ह दे करके और एक वृत्त, बीच में एक वृत्त का उपयोग किया जाता है, जो बताता है कि पूरे बंद लूप पर या पूरे बंद वृत्त पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो B वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र है और dl वेक्टर क्या हो गया, अल्पांश सदिश हो गया, दोनों का अदिश गुणन क्या हो गया, या पूरे बंद लूप पर, माने पूरे वृत्त पर समाकलन हो गया, पूरे बंद लूप पर समाकलन का चिन्ह का उपयोग किया गया, और चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर तथा अल्पांश सदिश dl वेक्टर का अदिश गुणन लिया गया। तो इसे क्या कहा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। और यह किसके बराबर होता है, इस बंद लूप के अधीनस्थ क्षेत्रफल या इस बंद लूप के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, जो कि यहाँ पर धारा क्या है, केवल एक धारा दर्शाया गया है I, एक से अधिक धाराएं भी हो सकती हैं एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में, तो उसके लिए भी, उस स्थिति में भी एम्पियर का परिपथीय नियम को एक्सटेंड किया जा सकता है, विस्तारित किया जा सकता है एक से अधिक धाराओं के लिए भी। यहाँ केवल एक धारा है, तो
एम्पियर का परिपथीय नियम क्या हो गया? पूरे बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, जिसे इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर संकेत से सूचित किया गया है, बराबर क्या हो जाएगा? इस बंद लूप के अधीनस्थ क्षेत्रफल, इस बंद लूप के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, प्रवाहित धारा आई है, उसका म्यू जीरो गुना हो गया, और इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है, जहां म्यू जीरो बराबर निर्वात या शून्य की चुंबकनशीलता है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जिसका मान होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। तो अगर लघुत्तरीय प्रश्न में, 2 अंक के प्रश्न में पूछा जाए कि एम्पियर का परिपथीय नियम को लिखें, तो इतना लिखना पर्याप्त होगा। अगर एक से अधिक धाराएं बंद लूप के अधीनस्थ, माने बंद लूप के अधीनस्थ क्षेत्रफल से होकर एक से अधिक धाराएं अगर प्रवाहित होती हैं, सपोज किया जाए 2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, एक धारा I1 और दूसरी धारा I2, दोनों एक ही दिशा में ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही हैं, तो ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर चालक, माने उस बंद लूप में ऊपर की ओर, उस बंद लूप के अधीनस्थ क्षेत्र से ऊपर की ओर प्रवाहित होने वाली धारा को धनात्मक माना जाता है, जबकि नीचे की दिशा में, नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली धारा को ऋणात्मक माना जाता है। तो अगर 2 धाराएं प्रवाहित होंगी किसी बंद लूप से होकर के, बंद लूप के अधीनस्थ क्षेत्रफल से होकर, मतलब बंद लूप के द्वारा घेरे गए क्षेत्र से होकर अगर 2 धाराएं प्रवाहित हो, I1 और I2 एक ही दिशा में, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या करना होगा? इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप, पूरे वृत्त पर, पूरे बंद लूप पर समाकलन, इंटीग्रेशन का संकेत देकर, लॉन्गेस्ट संकेत देकर के बीच में वृत्त दे देंगे, और बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? म्यू जीरो गुना I1 प्लस I2। अगर किसी बंद लूप के अधीनस्थ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली दोनों धाराएं ऊपर की ओर प्रवाहित हों, ऊपर की ओर जा रही हैं धाराएं, तो उस स्थिति में दोनों धाराओं का, चूँकि मैंने लिखा है कि किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, उस लूप में निहित क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू जीरो गुना होता है। जब एक ही विद्युत धारा थी तो म्यू जीरो गुना आई हो गया। एक से अधिक विद्युत धाराएं अगर एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, ऊपर की ओर बंद लूप से होकर गुजर रही हैं, I1 I2, तो यहाँ पर दोनों धाराओं का योग हो जाएगा। तब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ओवर पूरे बंद लूप पर समाकलन का चिन्ह देकर के बीच में वृत्त का निशान, सर्किल, और बी सदिश डॉट, ये अदिश गुणन है, डॉट डी एल सदिश बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? म्यू जीरो गुने I1 प्लस I2। अगर 2 से भी अधिक धारा है, 3 धाराएं हैं, तीनों एक ही दिशा में है, तो म्यू जीरो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू जीरो गुने I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन अगर धारा I1 ऊपर की ओर जा रही है बंद लूप से होकर के, और धारा I2, दूसरी धारा I2 अगर नीचे की ओर, बंद लूप से होकर नीचे की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर अगर I2 धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि I1 धारा बंद लूप में नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो उस स्थिति में दूसरी धारा I2 को ऋणात्मक माना जाएगा। तब एम्पियर का परिपथीय नियम कैसे लिखेंगे? पूरे बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, समाकलन का चिन्ह देकर के फिर वृत्त का संकेत बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू जीरो इंटू अंडर ब्रैकेट I1। अब कुल धारा यहाँ क्या है? क्योंकि धारा I2 नीचे की ओर जा रही है बंद लूप से होकर, और बंद लूप में धारा I1 ऊपर की ओर जा रही है, तो नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली धारा को ऋणात्मक माना जाएगा। तो यहाँ पर I1 माइनस I2। तो इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप, पूरे बंद लूप पर या बंद वृत्त पर या बंद परिपथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? म्यू जीरो गुने I1 माइनस I2। तो बंद लूप के अधीनस्थ क्षेत्र से होकर अगर एक से अधिक धाराएं भी प्रवाहित हो, तो एम्पियर का परिपथीय नियम को उस स्थिति में भी विस्तारित किया जा सकता है। अगर केवल एक ही धारा है तो उस बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इंटीग्रल ओवर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? उस बंद लूप के अधीनस्थ क्षेत्र से गुजरने वाली धारा या उस बंद लूप से प्रवाहित होने वाली धारा का कितना गुना होगा? म्यू जीरो गुना होगा, म्यू जीरो गुने आई। 2 धाराएं विपरीत दिशा में है तो म्यू जीरो गुने इंटीग्रल ओवर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, जो कि पूरे बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, वह म्यू जीरो गुने I1 माइनस I2 हो जाएगा। तो इस प्रकार एम्पियर का परिपथीय नियम का स्टेटमेंट तथा एक बंद लूप में बंद परिपथ को दर्शाकर उसमें भी एम्पियर का परिपथीय नियम को लागू किया गया। अब एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग 1। एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग कर एक अनंत लंबे सीधे चालक तार के
धारावाही चालक तार के निकट स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। और यह अनुप्रयोग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग है, जिसे एम्पियर का परिपथीय नियम के साथ लॉन्ग क्वेश्चन में डेरिवेशन के रूप में फॉर्मूला चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्यंजक व्युत्पन्न करने के लिए पूछा जाता है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में। इसके लिए इस अनुप्रयोग में माना कि एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है, उसका नाम AC दिया जाए। AC एक अनंत लंबा सीधा पतला चालक तार है, जिसमें I धारा नीचे से ऊपर की ओर, सीधे चालक तार में I धारा AC चालक तार में अनंत लंबे पतले धारावाही चालक तार AC में विद्युत धारा I C से A की ओर प्रवाहित होती है, नीचे से ऊपर की ओर। और इसके निकट स्थित बिंदु कोई P है जो कि इस धारावाही चालक तार से R दूरी पर है या D दूरी पर है। तो सपोज किया जाए इस धारावाही चालक तार से D दूरी पर, स्मॉल d दूरी, उस दूरी को कैपिटल R या स्मॉल r भी माना जा सकता है। तो इस अनंत लंबे सीधे चालक तार से D दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग कर। अर्थात एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग अनंत लंबे सीधे धारावाही चालक तार में के कारण चुंबकीय, उसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। अतः इसे एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग कहेंगे। अब P बिंदु से होकर, जो कि धारावाही चालक तार से D दूरी, स्मॉल d दूरी पर, स्मॉल d दूरी पर स्थित है, P बिंदु से होकर के एक D त्रिज्या का एक वृत्त की कल्पना किया जाए। एक वृत्त हो गया, जो कि एक धारा लूप भी होगा, क्योंकि एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग किस स्थिति में होता है? किसी बंद लूप से होकर किसी बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस बंद लूप के अधीनस्थ क्षेत्रफल या उस बंद लूप के में निहित क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। तो यहाँ पर अब अगर P बिंदु से होकर के D त्रिज्या का, जो कि चालक तार से P बिंदु की दूरी है, तो उतनी ही त्रिज्या का एक वृत्त की कल्पना किया जाए, तो उस वृत्त के अधीनस्थ क्षेत्र से भाग से गुजरने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? I होगी। और अब हम एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग इसमें आसानी से कर सकते हैं। और P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अगर सपोज किया जाए B है, कैपिटल B है, और उसी का व्यंजक मालूम करना है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक मालूम करना है, तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र माना कि B वेक्टर है, B सदिश से निरूपित है, और इसकी दिशा किधर होगी? जैसा कि मैंने एम्पियर का परिपथीय नियम के डायग्राम में ही बताया कि किसी बंद लूप के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु के मतलब परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, स्पर्शवत होती है, टेंजेंशियल होती है। तो यहाँ पर भी B बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाया गया है। और इस बंद लूप से अधीनस्थ क्षेत्रफल कितना? बंद लूप के अधीनस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा कितनी है? I है। चूँकि अनंत लंबे सीधे धारावाही चालक तार, मतलब एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह संकेंद्री वृत्त होती हैं। अनेक संकेंद्री वृत्त होगा जिसका केंद्र समान होगा, त्रिज्या अलग अलग होगी। तो यह जो बंद लूप है, P बिंदु से गुजरने वाला जो वृत्त है, यह बंद लूप या यह वृत्त सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समानांतर होगा। मतलब अनंत लंबाई के या लंबे सीधे चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, जब धारा प्रवाहित होगी तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी,
वह अनेक संकेंद्रीय वृत्त होंगी, तो यह वृत्त भी उस संकेंद्रीय वृत्तों के क्या होगा, समानांतर होगा। मतलब पी बिंदु से भी होकर एक संकेंद्रीय, माने पी बिंदु से होकर भी एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखा वृत्त के रूप में गुजर सकती है, मतलब इसके समानांतर होगी। अन्य संकेंद्रीय जो वृत्त होंगे वह भी इस डी त्रिज्या का जो वृत्त है उसके समानांतर होगा। अब यहाँ इस आकृति में, इस चित्र में, ये चित्र 2 हो गया, चित्र 1 का उपयोग किया गया था एम्पियर का परिपथीय नियम को समझाने के लिए, उसकी व्याख्या को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए। अब पी बिंदु पर चूंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या है, पी बिंदु के वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में स्पर्शवत है। और यहाँ एक अल्पांश लंबाई इसका लिया जाए, एक अल्पांश लिया जाए इस वृत्तीय लूप का, इस वृत्त का, डी त्रिज्या के वृत्त का एक अल्पांश लिया जाए जिसकी लंबाई dl है और उसकी दिशा को भी ऊपर की ओर दर्शाया गया है चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा में। तो ये अल्पांश सदिश हो गया जिसकी लंबाई कितना हो गया, dl वेक्टर, इसकी लंबाई हो गया dl वेक्टर, एक अल्पांश सदिश हो गया dl वेक्टर। और इसकी दिशा भी पी बिंदु पर, जो कि पी बिंदु के निकट ही लिया गया है, पी बिंदु के निकट ही लिया गया है इस वृत्त पर, इस वृत्त के अनुरेख, वृत्त की परिधि के अनुरेख अल्पांश, और जिसकी दिशा क्या है, अल्पांश सदिश, जिसकी दिशा क्या है, वह दिशा भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, मतलब बायाँवर्त दिशा में है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में है। इसलिए बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश और अल्पांश क्षेत्र सदिश के बीच का अल्पांश सदिश के बीच का कोण, डीएल वेक्टर के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर की दिशा क्या है, समान है। तो अब एम्पियर का परिपथीय नियम अब लागू किया जाए इस वृत्त पर, जो कि डी त्रिज्या का वृत्त है, जो कि पी बिंदु से होकर गुजरती है, जहाँ पर कि अनंत लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो पी बिंदु से होकर के एक वृत्त की, डी त्रिज्या के वृत्त की कल्पना की जाती है। अब इस वृत्त में, डी त्रिज्या के वृत्त में एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग किया जाए, जबकि अनंत लंबे सीधे धारावाही चालक तार एसी से होकर, एसी नाम दिया गया है, एसी से होकर आई धारा सी से ए की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। और उसके निकट स्थित बिंदु, उस चालक तार से डी दूरी पर स्थित बिंदु पी है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब इस वृत्त में, मतलब डी त्रिज्या के वृत्त में एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग किया जाए, तो पी बिंदु से होकर, जो कि कितनी दूरी पर है चालक तार से, धारावाही चालक तार, अनंत लंबाई के धारावाही, सीधे धारावाही चालक तार से डी दूरी पर है, पी बिंदु से होकर डी दूरी, मतलब डी त्रिज्या, जो कि चालक से पी बिंदु की, चालक तार से पी बिंदु की दूरी है। डी त्रिज्या क्या है, चालक तार से पी बिंदु की दूरी, चालक तार से पी बिंदु की दूरी। तो पी बिंदु से होकर डी त्रिज्या का वृत्त का एक वृत्त की कल्पना की जाती है, की कल्पना किया जाता है, या डी त्रिज्या के, पी बिंदु से होकर डी त्रिज्या के वृत्त पर विचार किया जाता है ना। डी त्रिज्या, मतलब पी बिंदु से होकर डी त्रिज्या का वृत्त पर विचार किया जाता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा, और उसे माना कि पी बिंदु पर, मतलब पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो उसके किसी भी बिंदु पर कहीं भी चालक तार के परिधि पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही होगा, कितना होगा, कैपिटल बी ही होगा, कैपिटल बी ही होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से उस वृत्त की परिधि के प्रत्येक बिंदु की दूरी समान है, और दिशा किधर होगी, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होगी, अर्थात वृत्त के स्पर्शवत होगी। तो पी बिंदु से होकर डी त्रिज्या, जो कि चालक तार से पी बिंदु की दूरी है, डी त्रिज्या के बराबर दूरी हो गया, का वृत्त पर विचार किया जाता है, जो वृत्त के सममित होने के कारण प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा और दिशा स्पर्शवत होगी। जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा, जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा तथा दिशा स्पर्शवत होगी। वृत्त के चुंबकीय क्षेत्र
का मान जो कि b माना गया, चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा। चूंकि वृत्त की आकृति क्या है, सममित है, उसके केंद्र से परिधि की दूरी क्या है, प्रत्येक बिंदु की दूरी समान है, चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा। इसलिए अब इस वृत्त में एम्पियर का परिपथीय नियम लागू किया जाए और इस वृत्त से गुजरने वाली धारा कितनी है, इस वृत्त के अधीनस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वही धारा इस वृत्त के अधीनस्थ भी है, उस वृत्त से होकर के भी गुजर रही है, पी बिंदु से होकर। तो एम्पियर का परिपथीय नियम से, वृत्त में एम्पियर का परिपथीय नियम से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का पूरे वृत्त पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो समाकलन का चिन्ह देकर के एक वृत्त दे दिया जाए, पूरे बंद परिपथ में हो गया, पूरे वृत्त पर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर को क्या लिखा जाएगा, बी का मॉड बी वेक्टर, बी सदिश और अल्पांश सदिश डी एल वेक्टर, जो कि बंद लूप का एक छोटा सा, बंद वृत्त का एक छोटा सा क्या है, छोटी सी लंबाई है और उसकी दिशा भी निर्धारित की गई है, ऊपर बी की दिशा में है, ऊपर की ओर। तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर क्या हो जाएगा, बी का मापांक बी कैपिटल वी केवल, डी एल वेक्टर का मापांक डी एल इंटू कॉस थीटा। क्योंकि बी वेक्टर और पी बिंदु पर बी वेक्टर और डी एल वेक्टर दोनों की दिशा क्या है, बी सदिश और डी एल सदिश दोनों की दिशा समान है, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होगा, म्यू 0 गुने आई, मतलब इस बंद लूप के अधीनस्थ गुजरने वाली धारा, इस बंद लूप के अधीनस्थ क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत धारा जो कि चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा आई है, और उसका कितना होगा, म्यू 0 गुना हो गया, म्यू 0 गुने आई। इंटीग्रल ओवर पूरे बंद वृत्त पर डी त्रिज्या के पूरे बंद वृत्त पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो समाकलन का चिन्ह और एक वृत्त दिया जाए, वृत्त बीच में बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, जिसे लिखा जा सकता है बी का मापांक बी डी एल इंटू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि बी वेक्टर और डी एल वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 0 है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, बी वेक्टर एवं डी एल वेक्टर के बीच का कोण जो कि थीटा है 0 डिग्री है, थीटा यहाँ 0 डिग्री है इसलिए। और चूंकि बी वेक्टर क्या है, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है इस धारा लूप के, वृत्तीय धारा लूप के या इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर समान है, तो जो राशि नियत होती है उसको समाकलन चिन्ह के बाहर कर दिया जाता है, तो बी को समाकलन चिन्ह के बाहर कर दिया जाए और केवल अंदर क्या होगा, इंटीग्रल ओवर पूरे वृत्त पर समाकलन का चिन्ह और एक बीच में सर्किल वृत्त दे दिया गया, तो पूरे वृत्त पर समाकलन हो गया और डी एल इक्वल टू, अब दायां पक्ष में आर एच एस में म्यू 0 गुने आई, और इंटीग्रल डी एल कितना हो जाएगा, पूरे बंद लूप पर, पूरे बंद वृत्त पर अल्पांश डी एल का योग कितना हो जाएगा, ऐसा अल्पांश बहुत सारा हो सकता है, समान लंबाई का अल्पांश बहुत सारा हो सकता है, सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, सभी अल्पांशों का योग क्या होगा, वृत्त के सभी अल्पांशों का योग क्या होगा, पूरे वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई। और चूंकि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, क्योंकि धारावाही चालक से पी बिंदु की दूरी डी है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 पाई गुने स्मॉल डी। तो अब लिख सकते हैं, और चूंकि चुंबकीय क्षेत्र भी नियत है इसलिए समाकलन चिन्ह के बाहर कर लिया गया, और इंटीग्रल डी एल पूरे बंद सतह पर, इंटीग्रल माने पूरे बंद वृत्त पर अल्पांश लंबाई डी एल का योग कितना हो जाएगा, 2 पाई डी पूरे वृत्त की परिधि के बराबर। तो और बी इंटू कैपिटल बी इंटू चुंबकीय बी, कैपिटल बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है 2 पाई डी इक्वल टू म्यू 0 गुने आई, और इसलिए बी चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू हो गया म्यू 0 आई बटा 2 पाई डी, और यही अभिष्ट व्यंजक है, मतलब यह बी कैपिटल बी इक्वल टू म्यू 0 आई बाई 2 पाई डी, यह इसे समीकरण 2 मान लिया जाए एम्पियर का परिपथीय नियम से, यह फर्स्ट इसको मान लिया जाए एम्पियर का परिपथीय नियम की सहायता से, मतलब जो एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग किए हैं इस वृत्त पर, तो पूरे बंद वृत्त पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप बी डी एल कॉस 0 बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर के बदले में इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई, इसे समीकरण 1 मान लिया जाए, तो यह समीकरण 2 हो गया जो कि अभिष्ट व्यंजक है, मतलब अनंत लंबे सीधे धारावाही चालक के निकट से डी दूरी पर स्थित बिंदु पर जो कि पी बिंदु है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। तो एग्जाम में सीधे जब रिजल्ट व्यंजक मालूम हो गया तो यह सीधे आप लिख सकते हैं, यह अभिष्ट व्यंजक है। अभिष्ट माने जिसे प्राप्त करना था, जिसे डिराइव करना था, व्युत्पन्न करना था, यह अभिष्ट व्यंजक है। तो इस प्रकार एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग कर अनुप्रयोग 1 को डिस्कस किया गया, और उसके लिए सूत्र क्या मिला, उसके लिए व्यंजक क्या मिला, कैपिटल बी इक्वल टू म्यू 0 आई बाई 2 पाई डी, जो कि एक अनंत लंबे सीधे धारावाही चालक तार के निकट स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है।
अब एम्पियर का परिपथीय नियम का पहला अनुप्रयोग अनंत लंबे सीधे चालक तार के निकट स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक कैपिटल B इक्वल्स टू μ0I/2πd पर आधारित NCERT टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 4.2 का हल। प्रॉब्लम नंबर 4.2 है NCERT टेक्स्ट बुक का कि एक अनंत लंबे सीधे चालक तार से होकर 35 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो उस चालक तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। कोई सीधा चालक तार है अनंत लंबाई का, और इसमें धारा की दिशा प्रश्न में नहीं दिया है कि धारा की दिशा चालक तार में ऊपर से नीचे की ओर है या नीचे से ऊपर की ओर है। तो हम यहाँ सपोज करते हैं कि अनंत लंबाई का सीधा चालक तार AC यहाँ पर भी माना जाए, और इसमें I धारा कितनी है 35 एम्पियर। तो 35 एम्पियर की धारा का संकेत कैपिटल I है, तो I बराबर 35 एम्पियर नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। ऊपर से नीचे की ओर भी माना जा सकता है, क्योंकि प्रश्न में प्रॉब्लम नंबर 4.2 में धारा की दिशा के बारे में कोई जिक्र नहीं है। और इस चालक तार से अनंत लंबे सीधे चालक तार से के निकट स्थित बिंदु कौन है, P है। कितनी दूरी पर है 20 सेंटीमीटर। तो D स्मॉल d बराबर 20 सेंटीमीटर, जहाँ स्मॉल d क्या है अनंत लंबे सीधे चालक तार से उस बिंदु की दूरी है, P बिंदु की दूरी है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र से ये प्रॉब्लम नंबर है NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम 4.2, NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4.2 का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को मैंने पढ़ा, प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक से भी आप प्रॉब्लम देख सकते हैं, NCERT प्रॉब्लम नंबर 4.2, और जिसमें इसका सॉल्यूशन हल, जिसमें धारा I कितनी है 35 एम्पियर है। धारा का संकेत I बराबर 35 एम्पियर 35 है, और चालक तार से P बिंदु की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर बराबर 20/100 20/100 मीटर, जिसे लिखा जा सकता है 100 को मतलब 100 का मतलब 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 100 का मतलब 10 टू पावर +2 नीचे, ऊपर जाके -2, तो 20 × 10 टू दी पावर -2 मीटर। अन्यथा 20/100 का मतलब है 0 से 0 एक कैंसिल हो गया, तो 1/5 2/10 दैट इज 1/5 मीटर दैट इज 0.2 मीटर भी लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ हमने लिखा 20/100, तो 100 को ऊपर ले गए, 10 का पावर +2 को ऊपर जाके -2, 20 × 10 टू पावर -20 मीटर हो गया 20 सेंटीमीटर। B निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान P बिंदु पर कितना होगा इस अनंत लंबे सीधे चालक तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब सूत्र से, अभी सूत्र हमने जो व्युत्पन्न किया, व्यंजक जो प्राप्त किया एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग कर अनंत लंबे सीधे चालक तार से I धारा प्रवाहित होने के कारण उससे D दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो सूत्र से, उसी सूत्र का उपयोग पर आधारित यह प्रश्न है। सूत्र से B कैपिटल B μ0I/2πd, और μ0 का मान जैसा कि मैंने एम्पियर का परिपथीय नियम में बताया 4π × 10 टू दी पावर -7 हेनरी प्रति मीटर, और टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो μ0 के बदले में 4π × 10 टू पावर -7, I के बदले में I 35 एम्पियर है 35 एम्पियर बटा 2π, और D का मान कितना है 20 × 10 टू दी पावर -2 मीटर। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल होकर 2 हो गया, और फिर 2 से 20 कैंसिल होकर 10 हो गया, और 10 टू दी पावर -2 डिनोमिनेटर में है, हर में है, और न्यूमरेटर अंश में कितना है 10 टू पावर -7। तो 10 टू पावर -2 पावर डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर का अंश का 10 टू पावर -2 पावर कैंसिल हो जाएगा -7 में से, तो बचेगा कितना -5। तो -5 पावर ऊपर बच गया अंश में न्यूमरेटर में। तो अब कितना हो गया 35/10, 35/10 का मतलब 3.5 मल्टीप्लाइड बाई, पावर कितना बचा 10 का पावर कितना है -5, 10 टू दी पावर -5। और टेस्ला कैपिटल T टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है टेस्ला। तो यहाँ हमें बचा 35/10, तो 35 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, और अंश में न्यूमरेटर में कितना पावर बचा है 10 टू पावर -5। तो 3.35/10 3.5 × 10 टू पावर -5 टेस्ला, यह चुंबकीय क्षेत्र B का मान हो गया उस धारावाही चालक तार से, लंबे धारावाही चालक तार से जिसमें 35 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया
3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। और यही आंसर हो गया। और इस टाइप का प्रश्न 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो यह प्रॉब्लम भी इम्पॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में भी से इस टाइप का प्रश्न पूछा जा चुका है और अदर स्टेट 12th स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में भी इस ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। और 4.2 प्रॉब्लम के अलावा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम के अलावा दो अन्य प्रॉब्लम्स भी हैं 4.3 एंड 4.4 जो इसी सूत्र पर सॉल्व किए जा सकते हैं, जिसे आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इसी फार्मूला पर। और अगर बी की दिशा पी बिंदु पर बी की दिशा क्या होगी, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान है 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए 2-3 नियम है, जिसमें कि दाहिने हाथ का अंगूठा नियम या दाहिने हाथ का हथेली नियम प्रमुख है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अंगूठा को रखा जाएगा। जैसे दाहिने हाथ का हथेली नियम है तो अंगूठा को रखा जाएगा धारा के अनुरेख, मतलब धारा चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुरेख अंगूठा को रखा जाएगा और फैली हुई अंगुलियों को उस बिंदु की ओर रखा जाएगा जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये जो हथेली है वह किधर जा रही है, अंगूठा को तो धारा की दिशा में, धारा मतलब चालक से होकर प्रवाहित धारा की दिशा में रखा गया। तो ये जो चारों अंगुलियां हैं हथेली अंदर की ओर जा रही है, इसलिए पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, जब चालक तार में धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होगी तो वह किधर होगी, अंदर की ओर होगी, मतलब तल के अंदर। मतलब यहाँ तो तल बोर्ड है, प्लेन ऑफ बोर्ड है, लेकिन जब आप इस डायग्राम को स्केच करेंगे कागज़ पर तो वह कागज़ का तल हो जाएगा। तो तल के लंबवत अंदर की ओर या नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस का संकेत दे करके दर्शाया जाता है। क्रॉस दे करके घेर दिया गया वृत्त के अंदर, और यह बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र का संकेत है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर हो गया, दाहिने हाथ का हथेली नियम से अंदर की ओर। अब दाहिने हाथ का अंगूठा नियम भी यहाँ उपयोग किया जा सकता है। दाहिने हाथ के अंगूठा को धारावाही चालक के अनुरेख रखा जाए जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर। तो जो अन्य चार दाहिने हाथ की जो चार राइट हैंड की जो अदर 4 अंगुलियां हैं वह किधर जा रही हैं, अंदर की ओर जा रही हैं। तो इसलिए पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तल के लंबवत अंदर की ओर या नीचे की ओर होगी, जिसे क्रॉस का संकेत दे करके वृत्त के अंदर घेर दिया गया है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अगर इस धारावाही चालक में अगर धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर ली जाती तो उस सिचुएशन में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, फिर अंगूठा नियम अप्लाई करते। अगर धारा ऊपर से नीचे की ओर होती तो अंगूठा को धारा की दिशा में, चालक से होकर प्रवाहित धारा की दिशा में रखेंगे तो मुड़ी हुई अंगुलियां किधर अब आ रही हैं, बाहर की ओर आ रही हैं। इसलिए पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस स्थिति में जब चालक से होकर धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती, बाहर की ओर होती। और उसे डॉट दे करके, पी बिंदु पर डॉट दे करके उसे वृत्त के अंदर घेर दिया जाता है जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर या ऊपर की ओर होती है तल के लंबवत, उस स्थिति में। तो दाहिने हाथ का अंगूठा नियम या दाहिने हाथ का हथेली नियम का भी उपयोग करके, यहाँ हथेली किधर होगा, हथेली नियम उपयोग करेंगे। अगर धारा ऊपर से नीचे की ओर चालक में प्रवाहित होगी तो अंगूठा को चालक के अनुरेख रखेंगे, मतलब चालक से प्रवाहित धारा के अनुरेख। तो यहाँ जो हथेली है वो किधर जा रही है, हथेली को किधर रखेंगे और चारों अंगुलियों को फैला कर रखेंगे उस बिंदु की ओर जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो यहाँ हथेली किधर जा रही है, बाहर की ओर, हथेली बाहर की ओर खुल रही है। तो इसलिए पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब चालक तार में धारा ए सिरे से सी की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती तो पी बिंदु पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। आपके केस में कागज से तल के लंबवत बाहर की ओर होगी या ऊपर की ओर होगी चुंबकीय क्षेत्र, जिसे डॉट, यहाँ क्रॉस के बदले में तब डॉट देना होगा, बिंदु देना होगा और बिंदु दे करके उसको घेर देना होगा वृत्त के अंदर। लेकिन यहाँ पर पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर या नीचे की ओर होगी, जिसे क्रॉस दे करके वृत्त के अंदर घेर दिया गया है और बगल में बी वेक्टर लिख दिया गया है जो कि चुंबकीय क्षेत्र का संकेत है। तो इसी के साथ, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ यह वीडियो अब समाप्त होता है। इस सूत्र पर आधारित दो अन्य प्रश्न एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के 4.2 तथा 4.3 तथा 4.4 को भी हल किया जा सकता है इसी सूत्र का उपयोग कर। धारा का मान, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान और चालक तार से दूरी अलग अलग है, तो उसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और एम्पियर का परिपथीय नियम के दो अन्य उपयोग हैं, जिसमें से दूसरा अनुप्रयोग एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग कर एक लंबे धारावाही परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है एम्पियर का परिपथीय नियम का। और उसके अलावा अनुप्रयोग 3 धारावाही टॉरॉयड के कारण किसी बिंदु पर, धारावाही टॉरॉयड क्या है, एक बंद परिनालिका है, एक बंद धारावाही परिनालिका है, वृत्तीय
वलय के आकार का, वृत्ताकार वलय के आकार का, तो उसे टोरॉइड कहा जाता है। तो अनुप्रयोग 3 है एम्पियर का परिपथीय नियम का कि एक धारावाही टोरॉइड के कारण उसमें टोरॉइड के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। इन दोनों अनुप्रयोग को मैं अगले वीडियो में, मतलब इस चैप्टर का अगला वीडियो जो कि वीडियो नंबर 8 होगा, उसमें अपलोड करूँगा बहुत जल्द। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप सभी अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें तथा मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार को भी अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।